नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट 2022 और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हम दरअसल अलग अलग सेक्टर पर फोकस करें और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं श्वेता कि इस बार के बजट में किस सेक्टर को किससे क्या उम्मीदें और इस बजट पर नजरें सबकी टिकी है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बीच में निकले हैं। हर कोई चाह रहा है कि बूस्टर डोज मिले। बिल्कुल, और जिसमें रियल एस्टेट की भी बात कर ले। सबसे है अगर 5 चुनौतियों की बात करें तो निर्मला सीतारमण के लिए भी यहाँ पर रहेगी कि कैसे महंगाई को कम किया जाए, काबू किया जाए, बेरोजगारी दर को यहाँ पर कम किया जाए ताकि रोजगार यहाँ पर लोगों को ज्यादा दिया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती कैसे हो सके, किसानों को दुगना कैसे उनकी आय हो सके। कुछ चीजें हैं जिसको लेकर वादे भी किए गए और फोकस भी सरकार का है। तो क्या इस बजट में वो नजर आता है या नहीं? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको, क्योंकि चर्चा बेहद जरूरी भी बजट को लेकर है। सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता है। सीताराम जी बहुत स्वागत है आपका। राखी राठौर जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ है। राखी जी आपका भी बहुत स्वागत है। उपेंद्र यादव जी हैं, बेरोजगार संघ है, बेरोजगारों की लड़ाई बहुत लड़ते हैं, लेकिन कितनी उम्मीदें इस बजट से, उपेंद्र जी, ये भी हम चर्चा के दौरान देखेंगे। और इधर हमारे साथ पैनल में हैं सचिन खंडेलवाल जी हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन क्या इस बजट से वो वापस पटरी पर उतरेगी? सचिन खंडेलवाल जी से जानेंगे। हमारे साथ रियल एस्टेट से कमल सेठिया जी हैं। हालांकि सच्चाई है कि बीते साल के अंदर रियल एस्टेट में थोड़ा सा बूम आया, लेकिन क्या वो वाकई में इतना बूम कि रियल एस्टेट को रॉकेट कर दे, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ काशीराम चौधरी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। इनसे हम एविएशन सेक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि एविएशन एक महत्वपूर्ण सेक्टर, और क्या इस बजट के जरिए एविएशन सेक्टर को भी बूस्टर डोज दी जाएगी, ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन श्वेता, और भी पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ सीए हैं अनुश्री जी, इनसे मिलिए और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस बार जो बजट आ रहा है आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी, और जो बजट बन रहा है बही खाता, उसमें कितने रिलैक्सेशन आम आदमी को मिल सकता है। मनोज गर्ग हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई में वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां टैक्स में रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके अलावा हमारे साथ गिरीश जी हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि देश के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या बाकी सेक्टर हो, उसको किस तरीके से राहत दी जा सकती है। लेकिन श्वेता, तो चलिए वापस रुख करते हैं बजट 2022 का, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। और जैसे कि विजेंद्र हमने शुरुआत की थी कि बेरोजगारी कम कैसे, और उपेंद्र उस पर अपनी बात रखते हैं। उपेंद्र, बात पूरी कीजिए। देखो, देश और प्रदेश की एक सबसे ज्यादा समस्या आ रही है पेपर लीक, फर्जीवाड़े, जो आपने एनटीपीसी में देखा होगा, बड़ा आंदोलन देखा होगा। तो इस पर एक सख्त कानून की आवश्यकता है। देश और प्रदेश को लाने की सब जगह कानून आए, तो इसमें पहल केंद्र सरकार करे, बजट में से कानून की घोषणा करे। इसके अलावा जो सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी जो पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए भी कानून लेके आए। न्यूनतम उनका वेतन फिक्स किया जाए और उनकी सुरक्षित नौकरी के लिए भी कानून लेके आए। इसके अलावा जो आपने 2 करोड़ की घोषणा की, 2 करोड़ तो नहीं, कम से कम 25 लाख की तो घोषणा इस बजट में होनी चाहिए। युवा इंतजार करें रोजगार को लेकर, लेकिन जो सबसे हालात गंभीर बनते जा रहे हैं, बेरोजगारी, ये देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो सभी मैं ये कहना चाहूंगा, देश और प्रदेश के हालात तब सुधरेंगे जब युवाओं के हालात सुधरेंगे, और युवाओं का विकास होगा तब प्रदेश और देश का विकास होगा। तो इसलिए बजट युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है रोजगार के दृष्टि से। इसलिए रोजगार के लिए नौकरी की घोषणा के साथ साथ सिस्टम में सुधार की भी घोषणा होनी चाहिए इस बजट में। राखी राठौर जी, क्योंकि बेरोजगारी दर की बात करें तो 7% से ऊपर की बेरोजगारी दर इस वक्त है मैम। 3 करोड़ के आसपास वो लोग हैं जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और युवाओं के अच्छे दिन आएंगे, वो आए नहीं अभी तक। देखिए विजेंद्र जी, हमने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर किस तरह का क्राइसिस जो है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोगों ने देखा। और उसके बाद भी अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें तो एक वी शेप रिकवरी जो है अनएम्प्लॉयमेंट में आपको नजर आएगी। सरकार ने लगातार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके 110 लाख करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से लोगों को जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहां पे रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात करें। हमारी सरकार ने सबसे पहले ये तय किया कि लोगों को ऐसा इस तरह से केपेबल बनाए कि वो रोजगार देने लायक बने, अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। सिर्फ ये बात नहीं हो कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे जो है वो हमारे देश का युवा रहे। तो उसके लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया। और देखा जाए तो मोटी बात है, आपने जो 7.1% का मुझे आंकड़ा बताया, इसमें पूरे स्टेट्स का भी एक योगदान है। और मुझे अफसोस है, जिस राजस्थान के अंदर हम लोग बैठे हैं, यहां पर हर दूसरा ग्रेजुएट जो है वो सरकारी नौकरी, अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, किसी तरह की उसके पास रोजगार नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा 27.1% जो है वो राजस्थान की रेट है। तो 34.1% हरियाणा का है। सर, स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। 34.1% हरियाणा है। देखिए, अगर आप जनसंख्या, बीजेपी सरकार, सर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो वहां की जनसंख्या और हरियाणा की अगर आप पूरा टेक्सचर देखेंगे तो
उसके अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। आपने देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर या तो किसान मिलेंगे आपको या फिर इंडस्ट्रीज मिलेगी। लेकिन राजस्थान का परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 7 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, लेकिन हम टॉप करते हैं। अगर आप पर पर्सन अगर आप देखें पर कैपिटा अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टॉप आ रहा है राजस्थान। तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है जिसमें देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो राजस्थान की वजह से कितनी बहुत रोजगार बड़ी। की घोषणा इस बार की जाएगी? देखिए, रोजगार के साथ साथ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पिछले बजट के अंदर मैम ने अनाउंस किया था कि हम लोग, जो आपने देखा अभी कि बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे रेलवेज में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, वैसा ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और उसी के साथ में कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्री कोविड स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। 2 साल के अंदर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि प्री कोविड स्टेज पर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के हम लोग वापस नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि फोकस सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट कितने वैकेंसीज निकालती, फोकस इस पर है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उस पर फोकस किया जा रहा है, और उसके लिए जो ग्राउंड तैयार करना है उस पर सरकार फोकस कर रही है। तो हमें इस लिहाज से देख रहे हैं। तो आपको लगता है इससे बेरोजगारी दर घट जाएगी, रोजगार मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, और क्या कल के बजट में इसे लेकर भी कुछ होगा? निश्चित तौर पे होगा। आप देखिए, जो जोर होगा कल वाले बजट पर वो हेल्थ पर होगा, बेरोजगारों को जो हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके ऊपर होगा, क्योंकि पूरा जो ध्यान है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इन्हीं बातों पर। आप समझते हैं, जैसे उपेंद्र जी ने भी कहा कि अगर युवा जो है वो आगे बढ़ेगा तभी हम देश के विकास की बात सोच सकते हैं। और उसके ऊपर इंडिया देख चुका है भारत जी, आत्मनिर्भर भारत देख चुका है, बिल्कुल। इसके अलावा एक शेर देख चुका है जी जी, उनसे रोजगार नहीं मिला। उसके बाद के सारे आंकड़े हैं, योजनाएं आप कितनी एग्जीक्यूट कर रहे हैं मैम, उससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। देखिए, प्रयास जो है वो लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। जैसे डिफेंस के अंदर अभी 209 ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग खुद बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमने मना कर दिया है। जहां तक अपने इंपोर्ट की बात है, इंपोर्ट के अंदर हम लोगों ने ड्यूटीज इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि बाहर से चीज नहीं आए, हम यही बनाए। तो ये सारे प्रयास है, ये सारे स्टेप्स हैं जिससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। आपको तो ये सारे पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक चिप की वजह से धराशायी पड़ा है और उसको हम देश में बना नहीं पा रहे हैं जी। उसका भी 1 साल से उसकी भी एक स्कीम है, PIL स्कीम जो है, उसके माध्यम से हम लोग उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हिंदुस्तान में आने वाला है, और उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। सीताराम अग्रवाल जी, क्योंकि आप खुद कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो आप बजट को बेहतर तरीके से समझते होंगे। हालांकि मैं आपकी पूरी कांग्रेस के बजट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बीजेपी उससे बहुत आगे निकल गई है और ग्रोथ बहुत ज्यादा बीजेपी की हुई है। रोजगार को लेकर कांग्रेस के जहन में क्या है? क्योंकि यूपी के अंदर नारे लग रहे हैं रोजगार देंगे, घोषणा पत्र को ही बेरोजगारों को समर्पित कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई तो यह है जो आंकड़ा इन्होंने बताया कि 27% अकेले राजस्थान में बेरोजगारी है। सर, ऐसा है कि बजट से पहले बात तो बहुत बड़ी उम्मीदें भारत को होती है, भारत के युवाओं को होती है, भारत के किसानों को होती है जी। और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो उम्मीदें करते हैं, हम डिबेट में आते हैं। अभी यादव जी ने कहा कि बेरोजगारी, ये एक स्टेट राजस्थान नहीं है, हर स्टेटों की यह हालत है। अगर ये कहते हैं कि राजस्थान खराब है तो 80% स्टेटों में तो सरकार बीजेपी की है, उनके आंकड़े उठा के क्यों नहीं देखते? मतलब खुद को हम और दूसरे को तुम। आंकड़े मैं बता देता हूं सर, गुजरात में 1.5% के आसपास है, एक्चुअली त्रिपुरा में है नहीं, MP में है नहीं, और रही सवाल राजस्थान के अंदर जितने जनरेट किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां जितनी जनरेट की जा रही हैं, निश्चित तौर के ऊपर एक संतोषपूर्वक आंकड़े आएंगे। निश्चित तौर पे इसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। रही सवाल, हाँ, रीट की परीक्षा हो रही है, तो रीट की परीक्षा में दोषियों को सजा मिली, आपकी डिमांड हुई, आपकी डिमांड के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की। मैं कह रहा हूं अगर किसी की भी प्रॉब्लम आई, किसी, देखिए एक बात बताऊं, मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां जिसकी जरूरत होगी वहां पे उसको सजा मिलेगी। पहले बात। रही सवाल बजट की, मैं बजट की बात करना चाहता हूं। बजट में अनाउंस था किसानों की आय डबल हो जाएगी, क्या डबल हुई? जितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उससे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करा। एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज PPF के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। गरीब एक आदमी नौकरी करता है, उसके PPF के ऊपर हम वो कर दिया। हाउसिंग लोन के ऊपर 2 लाख रुपए की रिबेट दे रखी है। ऊंट के मुंह में जीरा है। आज महंगाई दर क्या बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की हालत देखिए सर। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे ना कि हाउस लोन पर 6.4% 5% हाउस लोन मिल रहा है, ऊपर से 2.5 लाख की रिबेट मिल रही है। सर एक बात बताता हूं, कोई एहसान नहीं है। 7% के ऊपर पूरे भारत के अंदर बैंक रेट दे रहे हैं। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, पूरे भारत में 100 करोड़ रुपए लोन ले लो 7% में, 6.25% में, बैंकों की रेट ही है ये। 6.1% अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको और कम करना चाहिए, और कम हो। दूसरी बात, इसके ऊपर रिबेट ज्यादा हो। भाई जो 2 लाख रुपए रिबेट दे रखी है, 2 लाख रुपए रिबेट क्या होती है?
मैं आग्रह करता हूं, देखिए ठीक बात। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसको कम से कम मद्देनजर रखें। दूसरी जीएसटी होनी चाहिए सर, 5 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम। दूसरी जीएसटी कानून आया, इतने अमेंडमेंट आने के बावजूद आज भी जीएसटी कानून ठीक नहीं हो पाया। मैं मेरे ट्रेड की बात कर रहा हूं, मैं जिस स्टील ट्रेड से आता हूं या और किसी ट्रेड की, कि मैंने आपसे परचेज किया, मैंने आपसे एक गुड्स परचेज कर लिया और उसका टैक्स आपने नहीं जमा कराया जी, तो 6 महीने बाद में या 1 साल के बाद में वो अधिकारी मेरे पास आता है कि आप इसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। जीएसटी नंबर किसने दिए थे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसने दिया था? ऑथराइज कौन है? नहीं, बजट में क्या चाहते हैं? बजट में चाहते हैं कि ये जो खराब कानून है, जो व्यापारियों के लिए हेडल है, जो किसानों के लिए हेडल है और युवाओं को रोजगार देने की जो क्षमता है वो बढ़ानी चाहिए इनको। और आग्रह करता हूं मैं वित्त मंत्री जी से कि किसान और इंडस्ट्रीज दो एक आय के स्रोत हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको बेरोजगारी खत्म करनी है तो हमें किसान की आय डबल करनी सर, पड़ेगी। ये भी तो कम हो गया ना। पहले जो कृषि आय से रोजगार जुड़ा था 50% था, वो 30% के आसपास रह गया। यही तो कह रहा हूं ये भी ना, तो कम हुआ है ना सर। तो ये लेकिन सर वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि श्वेता, आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि क्या चीजें सस्ती होगी, क्या महंगी होगी। आपके पास पूरा एक्सपर्ट पैनल है, जरा उनसे जानिए। गिरीश जी का रुख करना चाहेंगे। गिरीश दंगाया जी, फाइनेंस सेक्टर। गिरीश जी, अभी आपने सुना जिस तरह से लोन की बात कर रही थी, इंटरेस्ट रेट के कम हो रहा है या और बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया कि लोग सेविंग भी नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि एफडी आरडी करने का कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि इस चीजों को लेकर ध्यान देकर कुछ हो सकता है बजट में, क्या बेटरमेंट के लिए? देखिए, इस बजट में जो ज़्यादा फोकस रहेगा मेरे को लगता है गवर्नमेंट का, वो रहेगा कि एक एमएसएमई सेक्टर को कैसे और प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि एक एमएसएमई सेक्टर ने एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट देखा है जब कोविड था, राइट, और कोविड अपने पीक पे था। सो उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है कि उनके पुरानी जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह से पहले बिजनेसेस रन होते थे, बहुत सारे चेंजेस की उसमें आवश्यकता है आज के समय पे। तो गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए इस बजट के अंदर स्पेसिफिकली एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए, वो होना चाहिए कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, प्लस उनकी बैलेंस शीट को भी कैसे बढ़ाया जाए। सो 2-3 चीज़ें मैं एमएसएमई अपने कलीग्स के माध्यम से यहाँ मंच पे रखना चाहूँगा। तो पहला चीज़ है कि आज के टाइम पे एक एमएसएमई सेक्टर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि उसे इन्वेस्टमेंट्स कैसे मिले, क्योंकि आज का जो जमाना है वो स्टार्टअप्स का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का है। तो गवर्नमेंट को मेरी अपील ये रहेगी कि जितने भी लोग जो एमएसएमई को सपोर्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम अ फंडिंग पर्सपेक्टिव, उनको कैसे वो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको कैसे वो उस पर रिबेट्स दे सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा ठीक से काम करे। ये चर्चा बिल्कुल आगे चलेगी, बेहद अहम बात आप अहम जानकारी दिले, लेकिन इस बीच अहम कि टैक्सेस को लेकर सर आपने एमएसएमई का जिक्र किया। बीते बजट की बात की जाए तो 15,000 करोड़ के आसपास एमएसएमई के लिए रखा गया था। आपको लग रहा है कि अगर एमएसएमई इस वक्त दिल है देश का, रीढ़ की हड्डी है रोजगार के लिए, तो इस बजट में कितना इजाफा होना चाहिए? आई थिंक इस बजट में एमएसएमई की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक स्कीम जो पिछले कुछ 1 साल से चल रही है, विच इज़ क्रेडिट गारंटी स्कीम, गवर्नमेंट ने उसमें 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या उसमें सपोर्ट किया है एमएसएमई को। आई थिंक ये मल्टीफोल्ड बढ़ना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई में 20 लाख का सपोर्ट से उनको थोड़ा मिला है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी बहुत काम होना और बाकी है। सो कम से कम इस तरह की स्कीम्स जो क्रेडिट के रिलेटेड है प्लस इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड है, कम से कम 50 लाख करोड़ पे जानी चाहिए इस बजट के अंदर। तभी एमएसएमई सेक्टर में हमें काफी उछाल दिख सकता है आने वाले समय में। 50 लाख करोड़ एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे कि 20 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ के आसपास का तो बजट ही रहेगा। जी, आप देखिए कि ईसीएलजीएस जो स्कीम है उसमें गवर्नमेंट का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं हुआ है। उसमें गवर्नमेंट ने केवल बैंकिंग सेक्टर को ये गारंटी दी है कि अगर आपके लोग डिफॉल्ट करते हैं तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम। तो इस तरह की अगर स्कीम्स आती है जिसमें एक्चुअली में यू आर यूटिलाइजिंग जो फ्लो कैपिटल ऑलरेडी मार्केट में है, केवल गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रही है। 50,000 करोड़ कह रहे हैं सर या 50 करोड़ कह रहे हैं, 500 करोड़ कह रहे हैं? क्योंकि 50 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा होगा सर। एग्जैक्टली 35 लाख करोड़ बजट है। आप देखिए कि 20 लाख करोड़ की जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट ने, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ खुद ने नहीं दिए हैं। गवर्नमेंट ने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बोला आप फंड कीजिए, अगर ये बोरोवर डिफॉल्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ये आपको पैसा भर देगी, राइट। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली में इतना आउटफ्लो लगा नहीं है, लेकिन मार्केट में काफी लिक्विडिटी आई इसकी वजह से। कंपनीज लाइक अस, उन्होंने भी अपने बोरोवर्स को बहुत सपोर्ट किया है ग्राउंड लेवल पे जाके। इसी तरह से अगर किया जाए, इसी तरह से अगर स्कीम्स लाई जाए जहां पे वो बैंकिंग सेक्टर को, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करे फ्रॉम द बैक एंड, और वो लोग ग्राउंड लेवल पे जाकर के फंडिंग्स अवेलेबल करवा पाए, क्योंकि उन्हें बैक एंड पे गवर्नमेंट की सपोर्टिंग है। तो आई थिंक काफी कुछ एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिल सकता है इस स्कीम। मनोज, क्योंकि ये जरूरी है श्वेता कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, तो सर ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी से सीधी जुड़ी हैं, वो सस्ती हो सकती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या फिर रोजमर्रा की, चाहे वो कपड़ा हो, जूते हो, चप्पल हो, बाकी जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ आम आदमी को राहत मिल सकती है?
सर देखिए, आम आदमी की राहत अभी पीछे जैसे उन्होंने जीएसटी रेट बढ़ाने की कोशिश की थी टेक्सटाइल्स के अंदर, जिसमें पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होने की संभावना थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट ने फिर उसको एक डेफरमेंट के मोड पर डाल दिया कि उसको कह दिया कि अभी हम इस पर रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि अगर चाहें मैडम फाइनेंस मिनिस्टर तो उसके रेट को वहाँ पर बजट में नहीं इंक्रीज़ करने का प्रावधान ला सकती हैं कि जो ये फर्दर नोटिफिकेशन इस तरीके से हैं जो टेक्सटाइल के अंदर हैं वो हमारी इंक्रीज़ नहीं होंगी कल को फ्यूचर के अंदर, और किसी को भी किसी भी इंडस्ट्री में परेशानी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू जैसे हमारी मेडिसिन हैं या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी अगर हमारे को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, अगर वो हमारे को कोई और बेनिफिट्स पास ऑन कर सकें टू ग्राउंड लेवल पे जितने भी लोग हैं, तो उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होगा। जैसे कि हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस पे अभी 18% जीएसटी का रेट है, अगर उसको रेट को वो रिड्यूस कर देती हैं तो उससे इंश्योरेंस लोगों का लेना और ज़्यादा बढ़ सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर को भी उससे ज़यादा फ़ायदा आएगा। तो ये इसको थोड़ा डाउन कर दिया जाए तो राहत मिल सकती है उसके। ठीक है, अनुश्री भी हमारे साथ है। अनुश्री, मध्यम वर्गीय बात, ये सैलरी क्लास की बात की जाए तो उनके लिए तो बजट का मतलब ही होता है कि टैक्स में कितनी रियायत मिल सकती है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उम्मीद की जाए इसे लेकर, और क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सैलरी क्लास के लिए काफ़ी टाइम से जो एग्जेम्पशन लिमिट है और डिडक्शंस हैं वो उनमें कोई रियायत दी नहीं गई है, तो इस बार जो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसमें इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेशन है हमें। और सैलरी क्लास ने कोविड टाइम में काफ़ी उनको लॉस भी हुआ है क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब्स भी गई हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को मेजर स्टेप उठाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप सीए हैं तो दो सवाल, एक सवाल को लाइटली लीजिएगा, टैक्स कम पहुंचता है देश के पास, सरकार के पास, उसमें सीए कितने जिम्मेदार होते हैं? सीए जिम्मेदार होते हैं बल्कि टैक्स को पहुंचाने में गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सीए सिर्फ क्लाइंट को ये बताते हैं कि आप अपना टैक्स टाइम पे कीजिए और किस हिसाब से पे कीजिए जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? बचाने का तरीका ये होता है कि आप उसको स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करें स्कीम्स में जो गवर्नमेंट द्वारा ही पास की गई हैं। अच्छा, अब एक और आंकड़ा, क्योंकि आप सी हैं इसलिए आपसे समझना चाह रहे हैं, वर्तमान स्थिति है कि 35 लाख करोड़ के आसपास का बजट आएगा जी। देश को जो पैसा मिल रहा है वो 20 लाख करोड़ के आसपास का, यानी कि 15 लाख करोड़ के आसपास का मानकर चल रहे हैं घाटे का बजट होगा। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश ने, उस पर ब्याज जा रहा है 8 लाख करोड़ के आसपास। तो मुझे बताइए, क्या वाकई में इस बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि राहत मिलेगी, या फिर जो कड़वी घुट्टियां पिलाई जा रही हैं एक बार फिर से अर्थव्यवस्था देश में मजबूत हो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे? इस बार डेफिसिट काफ़ी है और कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट गवर्नमेंट को जैसे ये इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इन सब में ज़्यादा इसमें बजट का एलोकेशन रख के और इसके थ्रू जीडीपी बूस्टअप करने की कोशिश करनी चाहिए। जी ठीक है श्वेता, क्योंकि पैसे बचेंगे तभी जहाज में उड़ेंगे और तभी मकान खरीद पाएंगे। बिल्कुल, तो काशीराम जी का रुख करते हैं। काशीराम जी, क्योंकि हम इससे पहले भी जब बात कर रहे थे, इससे पहले जो हमारी प्री बजट चर्चा हो रही थी उसमें एक बात कही गई थी कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लेकिन उससे पहले एविएशन को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। एक बड़ा लॉस भी है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, लोग सोचते कि सेफ नहीं है अभी जाना, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है कि यहाँ लोगों का आना कम हुआ और ये जो सेक्टर है वो प्रभावित हुए हैं। अब एविएशन सेक्टर को लेकर क्या उम्मीद हम कर सकते हैं इस बजट से? श्वेता, देखिए, एविएशन सेक्टर को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पिछले 2 साल जब कोविड के रहे हैं तो हम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और उसमें देश का हिस्सा भी काफ़ी बड़ा है, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। और जयपुर की अब स्पेशली अगर हम बात करें तो जयपुर में लगातार जिस तरह से फ़्लाइट रद्द हो रही हैं, एयरलाइंस का जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक बड़ा नुकसान है जो कि एविएशन सेक्टर में झेलने को मिल रहा है। और इसके उभरने के लिए एयरलाइंस को पैकेज आप भले ही ना दें, लेकिन एयरलाइंस को ये अश्योर जरूर किया जा सकता है कि जो फ्लाइट जो संचालन है उसको बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। हमारी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी एयरपोर्ट्स पर जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो, यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिले, और जैसे कि हम बात करते हैं कोविड से बचाव के जो तरीके हैं वो सभी यहाँ पर सुविधाएं मिले। अभी आप अगर जयपुर जाएंगे, जयपुर से जाने वाले हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको कोविड टेस्ट के नाम पर 2950 रुपये लिए जा रहे हैं, तो एक यात्री के लिए भी खर्चे का लगता है
है कि उसको बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने की जरूरत है। कम से कम इसको फ्री किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुद के स्तर पर इन चीज़ों को खर्चा उठाए तो यात्री बूस्टअप होंगे कि उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा है कोविड टेस्ट के नाम पर। और दूसरी बात, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें अगर हम देखें तो जयपुर एयरपोर्ट को जिस तरह से प्राइवेट किया गया, करीब 450 करोड़ रुपए के काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराए और उसके बाद ये प्राइवेट किया गया। अडानी ग्रुप को एक तरह से कहें कि फायदा पहुंचाएगा, एक ये आरोप लगा रहे हैं काफ़ी लोग इस तरह का। तो मेरा मानना यह है इसमें, और जो एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए विशेषज्ञ उनका कहना है कि जो एयरपोर्ट डेवलप होने वाले हैं सबसे पहले उनको दिया जाना चाहिए प्राइवेट लोगों को। जैसे कि किशनगढ़ एयरपोर्ट अभी डेवलप हुआ है, उसमें बहुत सारे काम होना बाकी है, उसमें कई 100 करोड़ रुपए के काम होना बाकी है। तो अगर उसको प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा तो वो उसमें बजट लगाएगी और उसके बाद मुनाफा कमाए, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जो डेवलप पहले से उनको देने में तो फायदा उनके लिए होगा जो उसे टेक ओवर कर रहे हैं। आप निजीकरण कहते हैं उसको, वो एक तरीके से शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं राखी जी आप लोग? डिसइन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। लेकिन जब एविएशन की बात करते हैं हम लोग, तो इस टैक्स, इस बजट से कहां राहत मिल सकती है? एक तो क्रूड ऑयल है, टर्बाइन फ्यूल टैक्स जिसको हम कहते हैं, एक लेवी है। क्या इस बार इस बजट में उनमें कटौती की कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एटीएफ में कटौती की गुंजाइश बहुत कम है, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही इसमें रियायत दे रखी है, और एयरलाइंस को भी इस बात का एक अधिकार दे रखे हैं कि वो मिनिमम किराया भी तय कर सकते हैं। तो पर मिनट के हिसाब से जितनी फ़्लाइट होती है उसमें काफ़ी अच्छी दरें इन दिनों दे रखी हैं एयरलाइंस को। ऐसे में उसमें एयरलाइंस को ज़्यादा राहत मिले, इस बात की संभावना कम ही है बजट में। लेकिन निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ खाका खींचना होगा नए डेवलप होने वाले एयरपोर्ट्स को लेकर, कि उनका जो डेवलपमेंट है वो अगर पीपीपी मोड पर किया जाए तो न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, जो डेवलप करने वाली एजेंसी है उनके लिए भी इससे राहत। ठीक है कमल सेठिया जी, क्योंकि सर बीते एक साल को हम देख रहे हैं तो थोड़ी सी रियल एस्टेट में उछाल नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रही है कि वो उछाल स्थायी हो चुकी है, या उसमें अभी भी रिस्क है कि अचानक से कोविड जिससे तीसरी लहर आई उसमें एक बार फिर से क्या डाउनफॉल नजर आया, और संभावना है क्या इस बजट को कि रियल एस्टेट ऊपर की तरफ जाए? जी हाँ, जैसा आपने बताया कि पिछले दिनों में कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल बाइंग है। इसमें जो प्राइमरी बायर है वो है, और दूसरा जो रिप्लेसमेंट नीड है, जिन लोगों के पास छोटे मकान थे या जो बाहर निकलना चाहते थे या जो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मकान लेना चाहते थे, वो सब खरीद रहे हैं, इसलिए ये एक्चुअल इंक्रीज़ है। देखिए, मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सर्वविदित तथ्य है कि रियल एस्टेट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 300 व्यवसाय जुड़े हुए हैं जी। और रियल एस्टेट वो चाबी है जिससे आप अर्थव्यवस्था का दरवाज़ा खोल सकते हैं। आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा था कि इतना खर्चा आप हर जगह चाहते हैं कि आउटले हो, लेकिन आएगा इनले कहाँ से होगा? हाउ विल वी गेट द इनफ्लो? बजट में यदि एक तरफ आप खर्च कर रहे हैं तो डेफिसिट की पूर्ति कहाँ से होगी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि बाज़ार में अभी तरलता पे ध्यान दिया जाए, और इसके लिए हमारे पास आरबीआई में बहुत अच्छे विशेषज्ञ मौजूद हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी भी बहुत इस बारे में जानकारी रखती हैं। यदि आप रियल एस्टेट को अभी मोबिलाइज कर देंगे तो आपके पास बहुत अच्छी इनपुट्स आएंगी। सर कैसे करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि रियल एस्टेट सब तरफ से मतलब सरकार को देता है। आज यदि आप ये माने कि हम रोज़गार देते हैं, हम आवास देते हैं लोगों को, सेफ शेल्टर जिसकी बात आजकल चल रही है, और इसके अलावा हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, जीएसटी देते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं कई बार इस बात को आपके माध्यम से भी उठा चुका हूँ और मैंने वैसे भी बताया है कि रियल एस्टेट है क्या? ये कमोडिटी है या रियल एस्टेट है? यदि ये एसेट है तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी लीजिए, और यदि ये गुड्स और सर्विस के अंडर में आती है तो इस पर जीएसटी लीजिए। यहाँ पे 5% जीएसटी लिया जा रहा है, और इसके अलावा हर स्टेट स्टैम्प ड्यूटी भी वसूल करती है। तो यहाँ ये दोहरी मार हो रही है, और वो भी तब हो रही है जब इनपुट्स पे ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है। लाइक हम जब ज़मीन खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं तो भी हम उस पर जीएसटी और सर्विस टैक्स देते हैं, लेबर सेस देते हैं, फायर सेस देते हैं, सब तरह के हम चार्जेस देते हैं डेवलपमेंट चाहिए। सर देखिए, हाँ, रिलैक्सेशन की बात कहाँ चाहिए? नहीं, देखिए, हम रिलैक्सेशन में यही कहना चाहते हैं कि जीएसटी जो है इसमें या तो इनपुट दी जाए और या फिर जीएसटी अबॉलिश किया जाए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर है, और स्टैम्प ड्यूटी भी रैशनलाइज होनी चाहिए, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। दूसरी एक बात ये भी है कि जो होम बायर है हम उसके साथ खड़े हैं।
हम चाहते हैं कि होम बायर को सुविधा मिले, रियल एस्टेट में अपने आप बूस्ट आएगा। कभी आपको महसूस होता है कि जैसे सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बाकी चीजें जो इस्तेमाल में होती हैं, जी हाँ, अचानक से आप मकान को बनाना शुरू करते हो, बेहताशा रेट बढ़ जाते हैं, जी हाँ, फिर एक दौर आता है कि वो बेहताशा गिर जाते हैं और उससे पूरा फ्लक्चुएशन आता है। आपको लग रहा है कि उसको एक लिमिट में बांधना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा है, हर आदमी का सपना है आवास होना सर, हाँ। और वो अगर अफोर्डेबल स्टाइल में मिलेगा तो मैक्सिमम लोग रेंटेड मकान को छोड़कर अपने मकान की तरफ जाएंगे और ये कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, ये जी हाँ। रुकेगा नहीं। और कोरोना के दौरान ये महसूस भी किया गया है कि अपना स्वयं का मकान हो, छोटा ही हो, चाहे एक सेफ शेल्टर हो, एक थोड़ा सैनिटेशन और एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। आजकल लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मकान खरीदना चाहते हैं। तो इसमें छूट देखिए ये है कि जैसा पहले भी कहा गया है कि एक तो इसमें इंटरेस्ट रेट अभी भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि यदि इंटरनेशनल लेवल पर अपन बात करें तो इसमें अभी भी ब्याज दर कम की जा सकती है होम लोन पे बात करें जी। उसके अलावा जो अपफ्रंट सब्सिडी है वो कम बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो ATC और ATD में जो छूट मिलती है वहाँ उसकी भी यदि लिमिट बढ़ा दी जाए तो इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। 6 से 7% के आसपास पे होम लोन मिल रहा है, ये कितना कम होना चाहिए? देखिए मैं तो कहता हूँ करीब 5% होना चाहिए और इसकी उपलब्धता भी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि रागी राठौड़ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 लक्ष्य था कि सभी को सर पर छत मिले, हालांकि वो लक्ष्य भी अब एक्सटेंड करके 2024 कर गए हैं। 2024 तक हो गया नहीं होगा कहना मुश्किल, लेकिन अगर होम लोन को आप जो ब्याज है उसको मिनिमम कर देंगे तो जितने प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएंगे, आम आदमी जो एक्चुअल बायर है वो अपने मकान की तरफ भी जाएगा। अल्टीमेटली तो छत चाहिए ना मैम, यहाँ रिलैक्सेशन देंगे तो लगभग 130 करोड़ आबादी को रिलैक्सेशन मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र जी। और जैसा अभी बात चल रही थी कोरोना काल में अपने मकान की सबसे बड़ी पहचान और लोगों को जरूरत जो लगी है वो इस पूरे पीरियड के अंदर लगी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए PM आवास योजना में 2 करोड़ घर जो है, जबकि आप देखिए कि पिछले 2 सालों में कितना क्राइसिस रहा, मनी वाइज जो है आपने वैक्सीन में लगाया, अलग अलग जगह पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी 2 करोड़ से ऊपर के मकान जो है वो PM आवास योजना में लोगों को प्रोवाइड किए। जहां तक अभी ATC के छूट की बात कर रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि कल उसमें भी रियायत जो है वो बजट के अंदर हमें मिलेगी, जिससे कि इस पूरी फील्ड में, क्योंकि आप देख रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर जैसा सर ने भी कहा 25 से 30% की इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि, और ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि फिर से अर्थव्यवस्था जो है वो नॉर्मल ट्रैक पर आएगी। आपने खुद ने बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े बता दिए कि कितना लोन सरकार के ऊपर है, कितने का बजट पेश किया जाता है, कितना ब्याज भरते हैं, और इन सब क्राइसिस के बाद भी मैं एक चीज मैं नहीं बता पा रहा हूं अपने दर्शकों को, और मैं चाहूंगा आप बताएं कि वो फॉर्मूला कौन सा है जिसमें जब देश पूरा क्राइसिस में था, देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, उस दौर में बीजेपी के खाते में पैसा 2 गुने से ज्यादा जाता है। देखिए वो सब ये फॉर्मूला कौन सा है मैम? ये आम आदमी के हाथ लगे ना, मैं यकीन से कह रहा हूं किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वो पार्टी का अपना फंड है जिसकी वजह से वो काम करती है। पार्टी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से डिफरेंट पार्टी है, एक राष्ट्रवाद की बात के साथ में हम लोग चलते हैं। और आप पिछले 7 साल में मैं ये बात कह रही हूँ आपसे कि राष्ट्र प्रेम की अगर किसी ने भावना अगर पैदा करी है, पैसा है ना अकाउंट में, वो कैसे आए बस मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए वो सब क्लियर है सबके सामने, आप जब चाहें तब निकलवा सकते हैं उसको, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रखते हैं वो देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कोई होनी चाहिए, नेगेटिव कोई बात इसमें है नहीं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी, जो अपना मुद्दा था बजट का, उस पे लगातार जैसे MSME में भी कहा कि क्रेडिट स्कीम योजना जो है उसके माध्यम से इतना अच्छा इनपुट किया, और अभी सर बहुत तारीफ कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी इंप्रूवमेंट जो है, उसमें भी इंक्रीज जो है वो सरकार लाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो सके। चलिए ये पूरी उम्मीदें हैं, और उम्मीद हम तब तक रख सकते हैं जब तक कि बजट कल पेश नहीं होता, और उसके बाद भी ये आकलन होगा कि उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरा है। क्योंकि हम यहाँ पर जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंडस्ट्री की भी बात करना जरूरी होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। अच्छा ब्रेक श्वेता यहाँ हम ले रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जो बजट कल आ रहा है और जो देश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री पर ब्रेक लगा हुआ है वो ब्रेक कम से कम हट जाए, जल्दी हासिल होते हैं। बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्री बजट चर्चा है, क्योंकि कल जब बजट आएगा तो क्या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो जरूरतें उनमें से कितनी पूरी होती हैं, कितनी उसको शामिल किया जाता है बजट में, और किन लोगों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा 1 साल के लिए जो चीजें बजट में कल शामिल नहीं होती। लेकिन जब जरूरतों की बात करते हैं हम विजेंद्र, अभी हम बात करते हैं अलग अलग सेक्टर को लेकर भी, रियल एस्टेट की तो हमने बात की, लेकिन सचिन भी हमारे साथ है, सचिन खंडेलवाल इंडस्ट्रियलिस्ट है। सचिन, जब हम बात विकास की करते हैं किसी भी शहर की, स्टेट की या देश की, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है, उस पर फोकस इसलिए भी किया जाता है ताकि उससे रोजगार मिल सके, बहुत सारी चीजें उससे इंटरलिंक्ड होती है। क्या उम्मीद इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं कल के बजट को लेकर, जो अभी 2 साल में कोई गैप आया हुआ है वो कवर अप हो सके? देखिए श्वेता,
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब बात आती है बेरोजगारी की बात आती है, और ये सबको पता है आंकड़े कि आज एमएसएमई सेक्टर इंडिया की, जैसे गिरीश जी ने बताया, वो हट है इंडिया का, और आज एमएसएमई सेक्टर की वजह से लगभग 11 से 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स है। जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हमें सबको पता है सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है। नौकरी तो कहाँ, फिर जितने सारे लोग हैं, आज आप भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में, तो हम एमएसएमई ही सब बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो एमएसएमई सेक्टर को जो बूस्टर मिलना चाहिए, वो सरकार बहुत बड़ा दे सकती है अगर चाहे तो। जिसके लिए अभी गिरीश जी ने बात करी कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं, इस तरह के प्रोत्साहन दे इस बजट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह व्यापारी को बात किया जाता है, हर जगह व्यापारी की बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10% TDS काटिए। आज बात कीजिए कौन सी ऐसा बिजनेस है जिसमें 40% मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन। जब TDS आप नेट मार्जिन की बात करें तो है नहीं। तो यहाँ पे कुछ अब होता क्या है कि वो TDS आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जब आप पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है, तो TDS को आप कम कीजिए। कुछ बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट हैं। आज हर चीज़ में व्यापारी से बात करी जाती है कि व्यापारी कॉम्प्लाइंसेज हैं, GST से लेके, जैसे सीताराम सर ने भी बताया, बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेज हैं जो GST आज तक रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है। और मान रहे हैं कि सरकार में एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। एक तरफ हम GST की वकालत करते हैं, बहुत बढ़िया टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन उसके लिए जो टेन्योर जो दिया गया है वो बहुत लंबा हो गया है। इतने सारे कॉम्प्लाइंस हैं, TDS का है, GST का है, PF का है, ESI का है, सारे व्यापारी के ऊपर है। और उसके बाद में व्यापारी को क्या मिलता है? अगर बिजनेस चला तो ठीक, बिजनेस बंद हुआ तो आप डिफॉल्टर, दिवालिया। सरकार क्या आपको 1 रुपये भी देती है? आपसे टैक्स लेती है। नहीं, लेकिन बड़े व्यापारियों का तो माफ करती है ना सर। बड़े व्यापार, हम MSME की बात कर रहे हैं, हम MSME की बात करें। अगर मैं डिफॉल्ट हो जाता हूं तो क्या सरकार मेरे पास आएगी? ना स्टेट गवर्नमेंट आती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। क्यों ना व्यापारियों को पेंशन सिक्योरिटी दी जाए कि आपने पूरे जिंदगी भर में जो टैक्स दिया है उसका एक, जो भी आपने टैक्स दिया उसका एक प्रोपोर्शन आपको एज ए पेंशन सिक्योरिटी मिलेगा। कितना व्यापारियों को बूस्ट मिलेगा? क्या होता है, व्यापारी की उम्र होती है 65 साल। सर, अगर आप PF भर रहे हैं, या PF एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो आपको पेंशन सिक्योरिटी मिलती है। हाँ, कितनी मिलती है? वैसे भी 65 के बाद सर कितनी मिलती है? अगर PF की पेंशन स्कीम देखें तो 2,500 3,000। मैं आपसे सर इतना जानना चाह रहा हूं, या प्रोग्राम में बतौर इंडस्ट्री लिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बीते 2 सालों में बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई। उसके लिए चाहे सेंटर की पॉलिसी जिम्मेदार हो, स्टेट की पॉलिसी जिम्मेदार हो, मैटर नहीं करता है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है। पहला सवाल सर। दूसरा सवाल आपसे ये कि इस वक्त वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जिनको अगर सेंटर इस बजट से उंगली पकड़कर आगे खींचे तो वो रोजगार भी दे, कलेक्शन भी दे, अर्थव्यवस्था में एक भागीदारी भी निभाए, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है ना सर। बिल्कुल। तो वो उन पर फोकस करना चाहते हैं कि वो कौन सी है। देखो, राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान की बहुत बड़ी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। और पिछले 2 साल में हमने जो देखा है, कोविड में सबसे ज्यादा सफर भी उन्होंने किया है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को इस बार बूस्ट करने के लिए मैं बहुत ही मतलब रोचक तरीके से बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि राजस्थान स्पेसिफिक ये टूरिज्म इंडस्ट्री को इस बार। लेकिन क्या कोई सेंटर बजट स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है? सेंटर बजट स्टेट स्पेसिफिक, बिकॉज अगर देखा जाए तो टूरिज्म इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान, मैं राजस्थान का हूं तो मैं राजस्थान की टूरिज्म को, बिकॉज आज हमारी होटल इंडस्ट्री या देखें टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। जी ठीक है, मैं सीधा सवाल करता हूं सर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या वाकई में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कारों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पिछले साल स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए, आपको लग रहा है कि इस बार नई कारों पर बढ़ सकता है टैक्स, या फिर इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने के दौरान कुछ सब्सिडाइज किया जा सकता है? देखो, जहाँ तक नज़र आता है कि गवर्नमेंट GST के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी लाने की कोई ऐसी योजना अभी लग नहीं रही है। तो गवर्नमेंट का पूरा ये फोकस है कि इलेक्ट्रिक कारों की तरफ फोकस बढ़े, और एंड ऑफ द डे हम अपना एक्सपोर्ट जो है, वो जो इंपोर्ट है क्रूड पे हम कम करना चाहते हैं, डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। बट जो सबसे बड़ा, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला, चिप शॉर्टेज, तो ये अनप्लान्ड है, ये वर्ल्ड वाइड है। इसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो ये वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, और चूंकि वो यूजुअली हमें पता है चाइना की किसी इश्यूज़ की वजह से है। तो जहाँ तक है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब आप बात करें तो आगे आने वाले स्टार्टअप्स के साथ में जो गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ में जो जॉइंट वेंचर बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।
ठीक है सचिन जी ने जो बात कही सीताराम जी, क्योंकि पॉजिटिव केंद्र सरकार भी कोशिश हर एक सेक्टर के लिए कर रही है। जैसे कि अभी राखी जी ने भी कहा कि रोजगार ऐसे रखा नहीं, लेकिन उसे जनरेट करना एक उस पर फोकस है। तो जैसे कि अभी सचिन जी कह रहे हैं, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, देखिए सचिन जी ने जो कहा एमएसएमई के लिए, मैं उसको थोड़ा आगे बताना चाहूंगा, क्योंकि जब भारत सरकार बजट बनाती है तो निश्चित तौर पे सुझाव लेती है और सुझाव लेने भी चाहिए। लेकिन सुझाव किससे लेती है? बड़े उद्योगपतियों से, सीआईआई से, फिक्की से, पीएचडी चैम्बर से, इनसे। एक्चुअली बैकबोन कौन है? एमएसएमई। जब तक एमएसएमई की समस्या नहीं सुनेंगे, सरकार चाहे कोई भी हो, जब तक एमएसएमई का उद्धार नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे जब जीएसटी आया, एक आश्वासन दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, हम लोगों ने बड़ा स्वागत किया, आज भी स्वागत कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल एक नासूर बना हुआ है भारत के हर आदमी के लिए, चाहे वो 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला। मत छेड़िए वरना वैट पे आ जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है सर, ऐसा ये इनका तो काम ही है, इनकी सरकार है। कल बजट आ रहा है, कल बजट आ रहा है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप एक कमिटमेंट कर रहे हो जनता से, 130 करोड़ का देश है सर, प्रधानमंत्री कमिटमेंट कर रहे हैं, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक। आज एक बात बताऊं, जो इंडस्ट्रीज की दयनीय स्थिति एमएसएमई की है, खंडेलवाल जी नहीं बता रहे, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं। आज बुरे दौर में कौन सी नहीं है सिर्फ तीन सेक्टर छोड़ दीजिए आप। एक मेडिकल, जो 1000 गुनी ज्यादा बढ़ गई एक से कोविड के अंदर। दूसरा फूड इंडस्ट्रीज, जिसकी हालत यह है कि जो तेल 40 रुपए किलो था वह 200 रुपए किलो हो गया। तीसरा गारमेंट। उसके अलावा 30 के अलावा विजेंद्र जी मेरे को एक बता दीजिए, एक भी इंडस्ट्री डेवलप कर रही हो। मैं मेरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें। स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा स्टील 40 रुपए से 60 रुपए हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार के अंडर में आती है, माइंस वही है, लेबर वही है, माइनिंग की रॉयल्टी वही है, प्रोसेस वही है, तो कोई बता सकता है कि महंगाई क्यों बढ़ी? कोई जवाब दे सकता है? लेकिन कोई नहीं बताना चाहता। यहां तक कि इनके नितिन गडकरी जी ने एक क्वेश्चन किया कि स्टील और सीमेंट की जो रेटें बढ़ रही हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखूंगा, उसमें जांच होनी चाहिए। वो एक बार आया, दोबारा टीवी के ऊपर नाम नहीं आया। निश्चित तौर के ऊपर जब हमारी कमर किसने तोड़ी है? हमारी कमर तोड़ी है महंगाई ने। आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, सैलरी हर साल 10,500 रुपए हो रही है, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है वो मल्टीपल बढ़ रही है। आपकी किचन का बजट हो रहा है, आपके पेट्रोल डीजल का बजट हो रहा है। अभी पेट्रोल डीजल कैसे रुक गया? जब ये तो सर हमेशा से ही रुकता है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक रहा है, डेली 50 रुपए बढ़ रहे थे, डेली। ऐसा नहीं है सर, स्टोरी उठा के देखिए। हम लगातार फ्लो करते हैं स्टोरी। जो भी सेंटर में पार्टी बैठी रहती है वो डिमोनेटाइजेशन कहती है, डिकंट्रोलाइजेशन शब्द ही इस्तेमाल होते हैं सर, वो पूरे तरीके से कंट्रोल में होती है। एक बात बता रहा हूं, जो बैठा रहता है ना उसको सुनना भी पड़ेगा। नहीं वो बिल्कुल सही है, हम लोग बैठे रहते थे तो हम भी सुनते थे, ठीक है, और सुनना पड़ेगा। हमारा काम है डिमांड करने का जी, हमारा काम है एमएसएमई। अभी इसके लिए टीडीएस के लिए कहा 10% टीडीएस काट लोगे। सोशल सिक्योरिटी, आप कह रहे पीपीएफ की बात करें, मैं गवर्नमेंट के बराबर की सुविधाएं देता हूं हमारे लेबर को, लेकिन उसको जब पेंशन के नाम पे क्या मिलती है मालूम है? 3,000 रुपए हाईएस्ट, जब वो 38 साल नौकरी करता है। कैसे हो सकता है? हम ये कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बेटे ने मेरा बिजनेस संभाल लिया, और 70 साल के बाद में हो सकता है कि मैं उस लायक नहीं रहूं या उससे मेरी विचारधारा नहीं बने, मैं कहां जाऊंगा? तो मुझे सोशल सिक्योरिटी चाहिए। हम ये कहते हैं टैक्सेशन और बढ़ा लें, हम ये कहते हैं टैक्सेशन की रेट, क्योंकि आज हम इन वर्किंग हैं जी, लेकिन कल हमारी जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है। निश्चित तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर इस बजट में टैक्स बढ़ा दिए गए तो कांग्रेस वेलकम करेगी। टैक्स बढ़ा के नहीं, टैक्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहा मैं। सोशल सिक्योरिटी जो 65 साल से ऊपर के आदमी हैं, उनकी जैसे चाइना के अंदर सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है, वैसे सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप युवाओं की तो बात करते, बूढ़े कहां जाएंगे यार? मतलब किसी ने सोचा है बेचारे बूढ़ों का? 65 साल के बाद में अगर आपका बच्चा आपको रोटी नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अभी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। सर एक बात बता रहा हूं, ऐसा है मैं 65 साल का हूं इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा सर, और मैं नहीं रुकूंगा तो कौन रखेगा? निश्चित तौर पे आपको एक अलग तरीके से देखो सर, सास भी कभी बहू थी, सुन लो मेरी बात, आपको भी ये दिन देखने पड़ेंगे। आज मजाक मत उड़ाइए। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं सर, मैं सीरियस हूं। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं सीरियस लीजिए इस बात को, और सरकार को भी सीरियस लेनी चाहिए। नहीं तो आप ये चाह रहे हैं, का अध्यक्ष था 2002 से 2005 में, तब हमने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दो चीजें, एक तो ये है कि हम कमियों को गिनाएं, नहीं कमियां नहीं गिना सर, दूसरा ये है कि हम ये बताएं कि ये अच्छा करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बजट में क्या किया जाए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये सुझाव है, मेरा ये सुझाव है एमएसएमई सेक्टर ठीक है जी, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एग्रीकल्चर जो हमारी सबसे ज्यादा
जीडीपी ग्रोथ करती है, और तीसरी इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर बढ़ावा दिया जाए और एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों से बुला करके सरकार को बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए, और निश्चित तौर पे एमएसएमई पे भरोसा करना पड़ेगा। स्टार्टअप की बात करें, आप जोमेटो को तो स्टार्टअप में ले रहे हो और एक गुमटी पान की गुमटी कर रहा है, वो स्टार्टअप में नहीं है। क्यों? हमें सबको समझना चाहिए। कौन समझाएगा सरकार को? ठीक है। उपेन, एक अहम सवाल ये भी, अभी आप बेरोजगारों को लेकर बात करते हैं और उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार में काउंट होगी और दूसरी नहीं? क्या जो युवा है वो प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते और इसलिए इतनी भीड़ है और फिर सरकार पर सवाल उठते हैं? तो आपको लगता है कि सबके लिए सरकारी नौकरी तो पॉसिबल है नहीं? देखो, तो भी क्या उम्मीद वही नहीं, सबके लिए नहीं है। मैं भी मानता हूं कोई भी सरकारी जॉब सबको नहीं दे सकते, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है वो भी असुरक्षित है। कब निकाल दिया जाए, शोषण होता है, उनके उतना काम करते उतना उनको वेतन नहीं मिल पाता। लेकिन बात सवाल है कि जो भर्तियां निकाली जाती है, क्योंकि एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, एक सदस्य को समय पे नौकरी मिल जाए तो उस परिवार का लालन पोषण अच्छा हो सकता है, वो आर्थिक मजबूत स्थिति हो सकती है। अब मैं केंद्र सरकार के बताना चाहूंगा, एनटीपीसी की 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती अभी कई सालों से लंबित है। वहीं 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी की भर्तियां लंबित है। आपने देखा होगा कि कितनी माथा पची हुई है, ट्रेनें जला दी गई। ये जो माहौल बना है, ये माहौल अब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि रोजगार के लिए जो बेरोजगार भटक रहा है, युवाओं के नाम पे राजनीति की जाती है, वोट मांगे जाते हैं, रोजगार देने का समय आता है, सारी पार्टियां बदल जाती है। आज आपने जो भर्तियां निकाली है उसके जिम्मेदार कौन है? उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करिए, क्योंकि आज जो गलत परिणाम निकाल देते हैं, प्रदर्शन होते हैं, धरना प्रदर्शन, उनको कहते हैं कि आपको हमेशा के लिए डीबार कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, चेतावनी दे रहे, उनको ढूंढ कर पीटा जाता है। ये कौन सा तरीका है? आप वादा किए तो वादा पूरा करिए। आज राजस्थान में जो रीट की हालत बनी है, इस प्रकार बेरोजगार रो रहे हैं। आज अवसाद में बुरी स्थिति जो केंद्र सरकार की, जो मैं राज्य सरकार को नहीं खींच रहा, जो पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। आज युवा आज अवसाद में जा रहा है, आज दुखी है, परेशान है। राजनेताओं को अपने चंदे से मतलब है, अपनी पार्टी से मतलब है, मेरी पार्टी कैसे जीतेगी, मुझे क्या करना, लेकिन युवाओं के विकास के लिए कौन सोच रहा है? सबके बीच में ये भी खड़ा होता है ना कि बेरोजगारों को भी एक एसेट समझ लिया गया है, उनके नाम की भी राजनीति हो रही है। आज राजस्थान का ही आप जिक्र कर रहे हैं, रीट का ही जिक्र कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 4 या 5 बेरोजगार नेता इस वक्त हैं, और 4-5 बेरोजगार नेता अलग अलग एक ही मुद्दे पर डिमांड कर रहे हैं और वो अपना अपना समर्थन दिखा रहे हैं। बेरोजगार नेताओं को भी तो चाहिए ना कि बैठकर टेबल पर बातचीत को सुलझाया जाए, उस मुद्दे को सुलझाया जाए, ना कि धरने प्रदर्शन किए जाए। और इसलिए सवाल आरोप उन पर भी उठते हैं कि ये अपनी ही नेतागिरी चमका रहे हैं। आप पर भी आरोप लगते हैं। इस चीज का जवाब मैं देना चाहूंगा कि आवश्यकता नहीं है। मैं तो कल खत्म करने के लिए तैयार हूं। जो सुझाव जो 15 अप्रैल को दिए थे, जो पूर्व आरपीसी अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और कल फिर एक कमेटी बना दी। कमेटी का खेल क्यों चलेगा? आप सुझाव मान लीजिए। ना बेरोजगार संघ के, ना उपेन्द्र यादव, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आज बेरोजगार क्यों भटक रहा है? आज उनसे झूठे वादे क्यों किए जाते हैं? आज पेपर लीक क्यों हो रहा है? आज फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? आज मंत्रियों के नाम क्यों आ रहे हैं? आज अधिकारी आरपीसी के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष क्यों गायब हो रहा है, क्यों लिप्त हो रहा है? इनके जिम्मेदार कौन है? आज लेकिन क्या इसका अंतिम समाधान यही कि रद्द किया जाए, फिर दोबारा से एग्जाम कराया जाए, फिर नए सिरे से जाया जाए? पहले दिन से कह रहा हूं, सच्चाई तो यही है कि फॉर्म भरने से लेकर और नौकरी मिलने के बीच में इतने बैरिकेड्स हैं कि कोई नहीं समझ पा रहा आज के दौर में कि कब परीक्षा रद्द हो जाए। नियुक्ति के लिए पेंडेंसी होती है, क्या इसके लिए बेरोजगार नेता जिम्मेदार नहीं है? नहीं, क्यों जिम्मेदार है? हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए अपराधियों में। आप उनकी संपत्ति जब्त करिए। आप क्या इनके रिश्तेदार हैं कि नेताओं के? क्यों संपत्ति जब्त नहीं कर रहे? क्यों उम्र कैद की सजा का प्रावधान क्यों नहीं करे? जब सुझाव दिए उनको लागू क्यों नहीं करे? अब नेताओं के जब चुनाव होते हैं, मत वीडियोग्राफी करवाई जाती है, क्या इनके एग्जाम की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? बायोमेट्रिक नहीं हो सकती? इनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही है? आज राजनीति सब कर रहे हैं, लेकिन आज युवाओं को भविष्य बचाना होगा। लेकिन एग्जाम के पहले खेल हो जाता है। राखी राठौड़, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा कानून क्यों नहीं लाया जाता? क्यों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो आप जैसे रीट परीक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे सरकार ने भी 51,000 जो भर्तियां हैं वो 2 रीटों के माध्यम से अनाउंस की हुई है। जो जली है ना यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, वो रीट को लेकर नहीं जली है। रीट परीक्षा, राष्ट्रीय स्तर की बात आपसे कर रहा हूं। उस परीक्षा में बहुत नहीं लाया जाता जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों पर एक रूप तरीके से लागू हो, क्यों नहीं होता? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन, ये भी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस में है। एक ही एग्जाम देकर के सारे रिक्रूटमेंट होंगे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को देना है वो स्टेट के पास ही आएगा वो पावर्स। सरकार इस राह पे काम कर रही है कि एक ही एग्जाम देकर के जितने भी राष्ट्रीय जो लेवल के जो ऑफिसेज हैं वहां पर रिक्रूटमेंट हो सके, लेकिन स्टेट लेवल पर जो बातें हैं उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप बिहार की और यहाँ की बात कर रहे हैं, जो पटरियां हुई, वो किस्सा और ये सब बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो बिल्कुल तरीके से देखा है तो पेपर लीक हो गया, वो बेचा गया।
वहां पे कुछ पॉलिसी ठीक है दोनों चीजें अलग है। और अभी आपने बात की थी, जब हम क्योंकि बजट से बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर, आपने कहा कि सरकारी नौकरियां सब नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी फोकस है। लेकिन जो जितनी सीट्स है एटलीस्ट उससे तो फिल किया जाए। और जैसे कि अभी उपेन कह रहे हैं कि अभी ये माहौल जो खराब हुआ, ये आने वाले वक्त में और खराब होगा, तो क्या इस स्थिति को यही नहीं रोका जा सकता है? क्या पूरी तरह से फोकस इस पे नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट? सही बात है श्वेता, देखिए जो वैकेंसीज हैं अभी उनको भरना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही ये काम है कि जो वैकेंसीज हैं, जो अपन को अभी प्रॉब्लम आती है सरकारी जो कर्म एरिया है वहां पे काम करवाने में, वहां पर होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी देखने की जरूरत है कि पिछले 2 साल के अगर टेन्योर में हम देखेंगे तो वैक्सीनेशन जो है एक बहुत बड़ा बूस्टर है हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए। अभी टूरिज्म की बात हो रही थी, आप देखिए अगर वैक्सीनेटेड होंगे तभी लोग बाहर से आएंगे, तभी हम होटल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, तभी हम एमएसएमई की बात कर सकते हैं, तभी हम इंडस्ट्रीज और व्यापारियों की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है। आज थर्ड वेव में हम बैठे और यहाँ पर 10 दिन 15 दिन के लॉकडाउन के बाद में हम यहाँ बैठे। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी 3 दिन 2 बार संडे का लॉकडाउन हुआ और उसके बाद हम यहाँ बैठे। तो इसका कारण ये है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव था, जो जरूरत थी हमारे देश को सही समय पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया। सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की जरूरत है, आम आदमी की जेब में और उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल का बजट में रहेगा। ठीक है, कल का बजट जो है वो आपको एक बूस्टर डोज के फॉर्म में नजर आएगा, क्योंकि पहला कल आप आइएगा, हम डिस्कस करेंगे बजट को। लेकिन गिरीश जी, क्या आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए नजर आए, एनपीए बहुत ज्यादा रहा, बाकी चीजें ज्यादा रही, इस बजट में बैंकिंग सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है? ये बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एनपीए की डेफिनेशन भी चेंज की है। तो डेफिनेशन चेंज करने के बाद में एनपीए नंबर्स काफ़ी ऊपर आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से कि काफ़ी राहत दी जाए बैंकिंग सेक्टर को भी, ताकि वो एनपीए नंबर्स को कंट्रोल कर सके और हर एक बैंकिंग की और हर देश की छवि इवन आउटसाइड भी फ्रॉम एनपीए पर्सपेक्टिव काफ़ी ठीक रहे। क्या है, अगर मैं गलत नहीं, शायद बैड लोन को बैड बैंक को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया गया, कुछ नाम चेंज किया गया? नहीं, वो आपके डेज चेंज किए गए हैं और डेज चेंज करने के बाद में अब ये कर दिया गया कि कोई भी लोन एनपीए में आता है तो वो 0 पे आएगा, उसी के बाद में एनपीए से बाहर निकलेगा। तो जैसे कोई कस्टमर अगर 3 किस्तें उसकी ड्यू और एनपीए में चला गया है तो उसे तीनों किस्तें देनी पड़ेगी, तब जाके वो एनपीए की कैटेगरी से बाहर आएगा। लेकिन एनपीए तो तभी होता है ना सर जब वो देता नहीं है, तो लेंगे कैसे? लेकिन टिपिकली क्या होता है कि पहले जैसे किसी कस्टमर ने 3 किस्तें नहीं दी, 90 डेज चला गया तो एनपीए हो जाता था। अब उसको 1 किस्त देता था तो वो एनपीए से बाहर आ जाता था। अब उसको तीनों किस्तें देनी पड़ेगी तो वो एनपीए से बाहर आएगा। तो टिपिकली क्योंकि अब कस्टमर पे काफ़ी वजन बढ़ गया है एनपीए से बाहर आने के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी राहत देनी पड़ेगी, ताकि इनडायरेक्टली वो अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर सके, कैश फ्लो को इंक्रीज कर सके। लोन कौन से सस्ते हो सकते हैं बैंक लोन में से, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कॉर्पोरेट लोन हो या बाकी जो लोन है? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा लोन इस बार सस्ता हो सकता है, कहाँ राहत मिल सकती है? देखिए, लोन्स ऑलरेडी अपने बॉटम पे है देश में इंटरेस्ट रेट के माध्यम से, लेकिन जो उनकी कैश फ्लो की जो लिक्विडिटी है एमएसएमई सेक्टर में, उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, विच इज़ कि अभी इस एनवायरनमेंट में एमएसएमई सेक्टर को 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक है ट्रेनिंग और दूसरा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिजनेस करने के तरीके बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। जैसे मैं सिंगापुर मॉडल का काफ़ी एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग को सब्सिडाइज करती है काफ़ी एक्सटेंसिवली। उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी जल्दी ट्रेंड हो जाती है नए बिजनेस के तौर तरीकों से। हमारे यहाँ पे वो काफ़ी मिसिंग लगता है। स्किल इंडिया तो काफ़ी बॉटम लेवल पे काम कर रहा है। जैसे एमएसएमई को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आगे आना है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है अभी अवेलेबल। मनोज, लेकिन एक अहम सवाल ये भी कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि क्या लोन में कुछ परसेंटेज कम हो सकता है, हमें फायदा हो, दूसरी तरफ जो सेविंग का तरीके हैं आम जन के लिए, उसमें इंटरेस्ट कम है। लोग यही चाहते हैं कि जो पहले इंटरेस्ट था शायद थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। क्या इसको लेकर कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सरकार अगर इस सेक्टर के इस नज़रिए से काम करे तो ज़रूर लोगों को बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टैक्सेशन फ्रंट के अंदर भी लोगों को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जैसे हम एटीसी की बात करते हैं, कई जगह के इंश्योरेंस वगैरह जैसे हम बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करना या हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना, जब तक सरकार इस तरीके के बूस्टर डोज नहीं देगी लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अपना इन्वेस्टमेंट करने का फर्दर। जैसे हम म्यूचुअल फंड के अंदर की बात करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड के अंदर अगर ये सपोज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की हम बात करें, अगर सरकार उसके अंदर बेनिफिट कुछ देती है लोगों को, तो उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है अनुश्री, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस स्थिति के अंदर हम जी रहे हैं, बजट इसी को लेकर बन रहा है। अभी तक तो हम ये बात करें कहाँ कहाँ राहत मिल सकती है, लेकिन उस आमदनी को भी तो अठन्नी से ऊपर बढ़ाना है। तो वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां टैक्स की मार पड़ सकती है, जहां से सरकार रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, वो कहां कहां दिखाई देगा?
इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है और महंगा होगा, महंगा हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो यूजेज है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आज हम जोमेटो की भी बात करें तो वो भी अपनी लॉजिस्टिक्स में यही प्लान करें कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करें। इनफैक्ट ईवी जोन्स बन चुके हैं कुछ सिटीज़ में जहाँ पे वो सिर्फ इन्हीं को यूज़ करें। तो गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है कि उससे रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए उस पर टैक्स बढ़ाया जाए। मनोज, आप बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां इस बार टैक्स की मार पड़ सकती है रेवेन्यू बढ़ाने के पर्पस? देखिए, सीधी सी बात है, एक मेजर गैप है बिटवीन द कॉर्पोरेट, जिसे हम कहते हैं कि एक अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में। तो जब तक सरकार इस गैप को ब्रिज ना कर दे या सरकार इस गैप को समझ के उस हिसाब के प्रोविजंस ना लेके आए, तब तक वो गैप नहीं फिल होगा और वो गैप बढ़ता जाएगा। तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर वो जो हायर इनकम अर्निंग पर्सन है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाए और लो इनकम पर्सन लोगों को बेनिफिट राहत दे, बेनिफिट ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे कमल सेठिया जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए और कल में शामिल हो कल के बजट में? देखिए, वैसे तो बजट बन चुका है, इसलिए कुछ कहना अभी अगले बजट के लिए। सर, हलवे की मिठास मिलेगी कल? जी हाँ, बजट में बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अभी अगले 2 महीने में चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोक लुभावन बजट होगा, सकारात्मक होगा, काफ़ी सारे छूटें दी जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पेट्रोल, डीजल और फ्यूल जो है उस पर रैशनलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। ये हर व्यक्ति की जेब काटता है और इससे बहुत अच्छा, क्योंकि सीताराम जी ने 2 सजेशन दिए थे सर, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहला तो ये कि जो होम लोन है उस पर जो ब्याज अभी 6 से 7% है, अगर वो 5% के आसपास होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को कितना फायदा होगा, और दूसरा जो अभी तक रिबेट मिलती है 2 से 2.5 लाख की, अगर वो 5 लाख तक की रिबेट मिलती है, उससे आपके सेक्टर को कितना फायदा? उससे डेफिनेटली फायदा होगा, और उससे न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा, आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। क्या डिमांड आगे भेजी गई है सर? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे क्रेडाई जो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिमांड आगे भेजी है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो केवल रियल एस्टेट ही नहीं, पूरे व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित है, वो ये है कि अब नवाचार लाने की ज़रूरत है। पूरे विश्व में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना तेज़ी से हो रहा है, आईटी सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ में गति बढ़ रही है। हमें, यदि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करें, वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ाएं, तो एक तरफ रोजगार की समस्या खत्म होगी, दूसरी तरफ हमारे व्यापार और उद्योग जगत को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, खुशहाली आएगी। ठीक है काशीराम, क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्या लग रहा है इस बार इसमें कुछ टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि देर सवेर मानिए या किसी भी तरीके से मानिए, ये तो मानते हैं कि लग्जरी स्टाइल में आता है, तो क्या टैक्सेस बढ़ सकते हैं? यहाँ थोड़ी रिबेट मिलेगी और आम आदमी और ज्यादा ट्रैवल करे, और उस सोच के साथ आएगा कि ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। किस तरफ जाएंगे इस बजट में? जी विजन, देखिए, एविएशन इंडस्ट्री की मांग तो यही है कि टैक्स में रिबेट मिले, कुछ ना कुछ जो ATF है जैसे कि उसमें छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ये मेनली स्टेट्स का विषय हो जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही टूरिज्म को चाहती है कि टूरिज्म बढ़े, फ्लाइट्स ज़्यादा ऑपरेट हो, तो वो आमतौर पर सेंटर इस बात को नहीं छेड़ता है और वो स्टेट पर डाल देता है। जैसे कि पिछले बजटों में भी जैसे पिछली जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर जैसे कि जो भी फ्लाइट एयरपोर्ट पर स्टे करेगी, नाइट स्टे करेगी, उसको 5% की दर पर ही, वेट पर ही फ्यूल मिलेगा, तो ये काफ़ी सस्ता हो जाता है दूसरे कंपेरेटिवली। तो ऐसे में जो मुख्य उम्मीद रहेगी वो स्टेट के बारे में रहती है ATF को लेकर, तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको कम से कम अभी बैन को तुरंत हटा देना चाहिए, जिससे कि टूरिज्म मूवमेंट बढ़े, टूरिज्म बढ़े, और साथ में जेम्स एंड ज्वेलरी का जो जयपुर का बड़ा कारोबार है। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, एक ऐसा सजेशन जो उम्मीद कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर कि कल के बजट में रहे। देखो, मैंने जैसे पहले ही बोला था, MSME सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय इस बजट में बूस्टर डोज देना। और बूस्टर डोज में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और MSME को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बूस्टर डोज इन टर्म ऑफ की गवर्नमेंट बहुत सारी PF स्कीम्स में, गवर्नमेंट बहुत सारी जो सब्सिडी लिंक स्कीम है उसमें सपोर्ट दे सकती है। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट MSME जनरेट कर पाएगा उतना गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू भी मिलेगा और रोजगार होगा तो जेब में पैसा होगा, पैसा होगा तो फिर मकान भी खरीद सकते हैं, जहाज में भी उड़ सकते हैं, और ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, और बाकी काम भी कर सकते हैं। हमने इस पैनल को इसलिए बुलाया ताकि आप ये समझ पाएं कि किस सेक्टर की क्या कुछ डिमांड और वो कौन कौन से पॉइंट है जहां इस बजट में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब रोजगार आ जाएगा,
जेब में पैसा आ जाएगा तो बाकी सब कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन क्या इस बजट से जेब से पैसा निकलता हुआ नजर आएगा, 2 पैसे बचते हुए नजर आएंगे? नजर इसी पर। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात ये हो जाती है कि महंगाई को कंट्रोल करने की बात कि कम से कम जो जेब में पैसा है एटलीस्ट उससे घर चलाया जा सके, उससे बचत भी की जा सके, और जो अपने सपने उसे पूरा किया जा सके। अगर ज्यादा कुछ नहीं भी आ रहा है तो कम से कम उससे घर चलाया जा सके, इस पर भी फोकस कहीं ना कहीं। और इसलिए जो मध्यम वर्गीय है वो जरूर ये चाहते हैं कि जितनी हमारी रोजी रोटी चल रही कम से कम वो चल सके। महंगाई तो बढ़ रही है तो कम से कम सैलरी भी बढ़ जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए, ये भी जरूर उम्मीद की जा रही है। तो देखते हैं कि कल के बजट में क्या कुछ मिलता है, इंतजार करना होगा कल सुबह 11 बजे तक के लिए। लेकिन उससे पहले 8 से 9 भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी बजट में, क्योंकि जो सेक्टर अभी रह गए हैं अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हमारे साथ रहेंगे और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि उन सेक्टर की डिमांड क्या कुछ है। इसलिए फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए। नमस्कार।